मैं वेटिंग लिस्ट में भी नहीं थी। मेरे से उन्होंने 600 यूरो लिए थे, बट द प्रॉब्लम इज कंपटीशन। उन्होंने एग्जाम्स भी नहीं देने दिए सब बच्चों को, बट रियलिटी में जब आप देखते हो कि लाइन खत्म ही नहीं हो रही है, वो चीज गलत है। तो मतलब कि रियलिटी थोड़ा ये है कि और जी क्या चला, अगर आप भी जर्मनी आना चाहते हैं या फिर जर्मनी आ चुके हैं तो इस पॉडकास्ट से आपको ऐसे फर्स्ट हैंडेड एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा और उनसे सीखने को मिलेंगे जो शायद ही आपको कहीं इंटरनेट पर देखने को मिल सकते हैं। मेरा नाम है दक्ष, मैं रहता हूँ बर्लिन जर्मनी में। आप देख रहे हैं न्यूली स्टार्टेड पॉडकास्ट वेलकम टू इंडियंस इन जर्मनी। राम राम जी। अगर आपने भी 12th कर लिया, आप भी जर्मनी आना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप कैसे सभी हर्डल्स को क्लियर कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, कैसे आपको एपीएस का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ब्लॉक्ड अकाउंट क्या होता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है, इन सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे। मेरे साथ है ज्योति। तो थोड़ा बताओ अपने बैकग्राउंड के बारे में पहले, क्या हाल चाल है सबसे पहले? हाल चाल ठीक ही है। अच्छा। बाकी हाय, मेरा नाम ज्योति है, मैं हरियाणा में रोहतक से हूँ और इंडिया में मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी थी और जैसे ज़्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स नीट का एग्ज़ाम देते हैं वैसे दिया था, बट कुछ पॉइंट्स की वजह से वहाँ पे बात नहीं बनी। सो देन आई स्टार्टेड लुकिंग कि आउसलैंड में क्या ऑप्शंस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, एंड देन समहाउ आई एंडेड अप इन जर्मनी। ओके, आउसलैंड मतलब कि फॉरेन कंट्रीज में आउसलैंड उसको कहते हैं। तो एक क्लियर चेक कर देते हैं, थोड़ा पहले क्लियर कर देते हैं कितनी परसेंटेज थी, कितने ब्राइट स्टूडेंट? 89.6%। 89.6%, तो काफी बढ़िया मार्क्स होते हैं। अगर आप भी एमबीबीएस करने आ रहे हो, मेडिसिन पढ़ने आ रहे हो, तो उसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो जर्मन कहाँ करी थी? यहाँ पे करी या वहाँ करी थी? कैसे स्टार्ट हुआ ये सब? सो जर्मन मैंने इंडिया में ही स्टार्ट कर दी थी एट द सेम टाइम जैसे मेरा नीट का एग्जाम हुआ था। ओके। और मैंने वहाँ पे अपनी B1 तक कंप्लीट करी थी, मैंने एग्जाम दे दिया था यहाँ आने से पहले। ओके। और उसके बाद यहाँ पे मैंने शुरू करी थी अपनी B2 से, और 5 महीने लगे थे मुझे इन टोटल C1 करने में। 5 महीने लगे थे यहाँ पर आकर? कब आए थे मतलब किस? यहाँ पे मैं अराउंड मिडिल ऑफ नवंबर में आई थी लास्ट ईयर 2022। ओके। या और मार्च में मैंने एग्जाम दे दिया था अपना। गोल क्या था कि क्या मेरे को पढ़ना है जाकर के? गोल देखा जाए तो मुझे ये था कि मुझे एमबीबीएस पढ़नी है यहाँ पे, जैसे कि मेडिसिन होती है, बट एट द बैक ऑफ माई हेड आई वाज आल्सो लाइक कि आई वांट टू वर्क इन मेडिकल डोमेन समहाउ, बट जरूरी नहीं था कि वो एमबीबीएस ही हो, बिकॉज आई नो हाउ मेनी एग्जाम्स आई नीड टू गिव, लाइक Aufnahmeprüfung हो भी जाता है तो उसके बाद स्टूडेंट के लिए पूरी जर्मन में होती है, एंड देन Feststellungsprüfung वाज आल्सो देयर। यप। ओके, सो Aufnahmeprüfung बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, जो भी जर्मन वर्ड्स आए हैं। Aufnahmeprüfung होता है कि एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो एक स्टूडेंट के लिए होता है। अगर आपने 12th करके इंडिया में, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एंट्री आपकी तब होती है जब आपकी 13 साल की स्टडीज होती है, इसलिए हमको 1 साल स्टूडेंट क्लिक करना पड़ता है, जिसको कहते हैं Vorbereitung कोर्स या फिर प्रिपेरेटरी कोर्स। तो वो भी आपका जर्मन में ही होता है, उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है Aufnahmeprüfung। उसके बाद जब आप इसको क्लियर कर लेते हो, आपका स्टूडेंट लीग में आपका प्रिपेरेटरी कोर्स में एडमिशन हो जाता है, जो कि पब्लिक होती है, प्राइवेट में भी होती है, वो काफी महंगी होती है, 7-8 हजार उसकी फीस होती है, जो कि आपको पे करने की जरूरत नहीं होती। मैंने भी कर रखी है और इतना कुछ खास फायदा उसका मेरे को हुआ नहीं है। तो उसके बाद जब आप स्टूडेंट लीग आपका प्रिपेरेटरी कोर्स 1 साल खत्म कर लेते हो, तब आपको एक Feststellungsprüfung देना पड़ता है, जो कि आपका एक फाइनल एग्जाम होता है 13 साल की स्टडीज कंप्लीट करने के लिए। जो आपका वो रिजल्ट आएगा उसके साथ आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अब जो आपका Feststellungsprüfung का होता है वो 50% आपका वो जुड़ता है और 50% आपका इंडिया की 12th का जुड़ता है। 50% तब जाके आपका एक स्कोर बनता है, उस स्कोर के साथ आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। कुछ ऐसे ही है या एग्जैक्टली अपडेट हुआ है? ओके, बट एक एग्जाम और होता है। आई थिंक अगर किसी की परसेंटेज थोड़ी सी कम बन रही हो तो वो टेस्ट दे के अपनी परसेंटेज थोड़ी सी बूस्ट कर सकता है। टेस्ट दे के उसमें क्या होता है? दे रखा है टेस्ट मैंने दे रखा है। एक तो उसमें कोर मॉड्यूल होती है जिसमें बेसिक जनरल नॉलेज आती है, और एक उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉड्यूल होता है जिसमें मेडिसिन के लिए नेचुरल साइंसेस, इंफॉर्मेटिक और मैथमेटिक्स का आता है। ओके, वो कहाँ देना पड़ता है? जर्मन आके या इंडिया भी दे सकते हैं? इंडिया भी दे सकते हैं, और आजकल तो मैंडेटरी हो गया क्योंकि सबको एपीएस चाहिए और वो बिना टेस्ट के नहीं बनता। अच्छा, एपीएस क्या होता है? APS इज लाइक बेसिकली अ रिकॉग्निशन ऑफ योर सर्टिफिकेट्स, जो इंडिया में आपको इश्यू होता है। उसके लिए आपको आपकी 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, अगर आपने लैंग्वेज कर रखी है जर्मन तो उसके सर्टिफिकेट्स, और एक टेस्ट की रिजल्ट शीट चाहिए होती है। अच्छा, थोड़ा सा मैं एपीएस के बारे में बता देता हूँ। एपीएस ये अभी आया, 1-2 साल पहले आया,
एक 2022 में आया ही था। हाँ, मेरा वीजा ऑलरेडी लग चुका था, लेकिन उसके बाद भी मैंने जस्ट टू बी श्योर उसके लिए अप्लाई कर दिया था। APS इसलिए आया था क्योंकि काफी स्टूडेंट्स थे जो नकली डिग्रीज बनवा रहे थे, नकली सर्टिफिकेट बना रहे थे, जिनका गैप था, तो वो लगा करके आ जाते थे। तब इसको थोड़ा सा साइड में हटाने के लिए, इसको ये जो दिक्कत आई थी, उन्होंने फिर APS क्रिएट करा। इंडिया से ही आपको पहले सर्टिफिकेट आपके रिकॉग्नाइज करवाने पड़ेंगे, सब कुछ कराना पड़ेगा। वो चेक करते हैं कि आपके सभी सर्टिफिकेट्स, आपने पढ़ाई कर रखी है, आपके जेन्युइन है। इसीलिए थोड़ा APS का इन्होंने गठन करा था, हिंदी में कहूँ। और एक APS से एक और हेल्प हो जाती है कि जो आपको यहाँ पर आके रिकॉग्नाइजेशन करवानी पड़ती है अपने डॉक्यूमेंट्स की, वो आपको नहीं करवानी पड़ती। क्या कुछ इसका फीस होती है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसकी फीस 18,000 होती है। Okay. और ये ऐसा नहीं होता कि आप पहले डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो आपसे वैसे फीस लेंगे। आपको ऑलरेडी सबसे पहले पैसे भेज के उनके अकाउंट में एक स्लिप मिलती है, आपकी पे स्लिप की आपने पे कर रखा है, वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको ऑफिस में दे के आनी होती है। वहां पे भेजनी पड़ती है रिसीट के साथ, प्लस रिसीट प्लस आपके डॉक्यूमेंट्स, वो सारे एक साथ सबमिट होते हैं। अच्छा, आपका कैसे स्टार्ट करता है? खुद का प्रोसेस बताओ कि एजेंट के थ्रू या कैसे? नहीं, मैंने अपनी सारी प्रोसेसिंग अपने आप करी थी, किसी एजेंट से नहीं करी थी। कैसे स्टार्ट हुआ था? मैं रोहतक में रहती हूँ, तो बेसिकली वहाँ पे ज्यादातर एजेंट्स है नहीं, और अगर हैं तो टिपिकल लोकेशंस के लिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रेपिटेटिव, जिनका सबको आदत हो चुकी है। सो जर्मनी वाज नॉट लाइक अ प्रॉपर लोकेशन जिसके बारे में लोग जानते हैं। तो मैंने खुद ही ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू किया था। और उसके बाद जब मेरा वीजा वगैरह आ गया, तब शुरू में सुनने में आया था कि टेस्ट भी एक, मतलब APS भी एक डॉक्यूमेंट है जो चाहिए लोगों को। जब आया है, मतलब जब आया ही था में। तो मैं भी डाइसी थी कि बनवाऊं या ना बनवाऊं, मेरा वीजा ऑलरेडी आ चुका है। बट जस्ट टू बी श्योर मैंने उसके लिए अप्लाई किया। तो टोटल प्रोसीजर ऐसा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी वेबसाइट पे उनका अकाउंट नंबर मिलता है आपको चाहे गूगल पे से चाहे बैंक ट्रांसफर के थ्रू उनको पैसे सबमिट करवाने के बाद उसकी पे स्लिप का एक प्रिंट आउट चाहिए होता है। एक फॉर्म फिल करते हैं आप ऑनलाइन, उसका प्रिंट आउट चाहिए होता है। आपके सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल बैचलर्स, 12th, वो सब। और अगर आपने जर्मन लैंग्वेज कर रखी है, उसके सर्टिफिकेट्स एंड टेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंटली, उसके बिना वो बनता नहीं है। उसका रिजल्ट शीट चाहिए होता है आपको। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो लोग मेरे हिसाब से हरियाणा और इस साइड से हैं, उनके दिल्ली में सबमिट होते हैं। वो सारा एक एनवेलप के अंदर डाल के आपको आपका एड्रेस और आपका नाम वगैरह सब लिख के वहाँ पे सबमिट करवाने होते हैं। ओके, अगर हम थोड़ा फास्ट ट्रैक पे फास्ट फॉरवर्ड में करें तो लैंग्वेज कर ही रहे थे और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए। तो स्टूडेंट लीग के लिए अप्लाई करा था या फिर लैंग्वेज स्कूल के लिए अप्लाई करा था? वो थोड़ा सा उस पर बता दो, कट शॉर्ट बता दो कि हाँ लैंग्वेज का निकाला फिर ऐसे करा, वो थोड़ा सा बता दो कि क्या। मैंने पर्सनली, क्योंकि एजेंट्स वहां थे नहीं और मुझे खुद हेडेक लेनी नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं जर्मन सीख रही थी, तो मैंने शुरू किया लैंग्वेज स्कूल ढूंढने जो साथ ही साथ मेरे बिहाफ पे अप्लाई भी कर दे यूनिवर्सिटीज में। उन्होंने कुछ फीस ली होगी? उन्होंने कुछ फीस चार्ज करी थी उसकी, ज्यादा नहीं थी कंपैरेटिवली जितना एजेंट्स चार्ज करते हैं उसके। कितनी थी? मेरे से उन्होंने 600 यूरो लिए थे। और अगर देखा जाए इंडिया में तो लोग बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं और एडमिशन भी फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में करवाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। ओके, तो आपका आपने पहले लैंग्वेज स्कूल ढूंढा, उस लैंग्वेज स्कूल ने आपके लिए यूनिवर्सिटी ढूंढी? वो ऐसा आपके लिए एग्जैक्टली ढूंढते नहीं है, वो आपका उनकी खुद की वो एक लिस्ट भेजते हैं आपको कि ये तो हमारे साथ हैं, इनका हम जल्दी निकलवा देंगे, पार्टनर्स हैं। और उसके अलावा अगर आपको किसी में अप्लाई करना है तो आप हमें बताएं। इन टोटल वो 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं आपके लिए। अच्छा ठीक है, जहाँ से भी आपको ऑफर लेटर आया आपको फिर फीस पे करनी पड़ती है उनकी, तो और उसके बाद वो आपको आपका एडमिशन लेटर भेज देते हैं। तो आपका लैंग्वेज का हो गया जो मेन है, और आपका एक यूनिवर्सिटी का कंडीशनल ऑफर लेटर हो गया जिसमें 2 कंडीशंस होती हैं, एक स्टूडेंट के लिए, एक लैंग्वेज अगर आप 12th करने के बाद यहाँ पे आ रहे हो। एग्जैक्टली। ओके, वहां से आप आए कि हाँ मेरे को तो MBBS करनी है जाके, तो एक ड्रीम रहता बंदे का होता है, तो एक रियलिटी भी होती है, एक ड्रीम होता है, तो कितना कुछ आसपास है या कुछ कितना चांसेस हैं? सी ऑनलाइन अभी जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि MBBS जर्मनी में कैसी होती है, सिस्टम कैसा है, इट साउंड्स रियली इजी ऑन पेपर। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी 5 या 6 यूनिवर्सिटीज में aufnahmeprüfung एंट्रेंस एग्जाम दिए थे। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, एग्जाम इटसेल्फ वो इतना मुश्किल नहीं है, B1 B2 के लेवल का आता है, बट द प्रॉब्लम इज कॉम्पिटिशन। बिकॉज आपको वहां पे लगता है कि 25-30 सीट है, कितने ही बच्चे आ जाएंगे पेपर देने,
बट रियलिटी में जब आप देखते हो कि लाइन खत्म ही नहीं हो रही है, तो जहाँ यूनिवर्सिटी का मेन गेट है वहां तक लाइन ही लगी हुई है। मैंने हाल ही में पर्सनली देखा था, बहुत ज्यादा लोग थे एम कोर्स के लिए। अच्छा, तो अगर आप 2 गलत कर रहे हो तो शायद वहां पे ऐसे बच्चे भी हैं जिनका एक भी आंसर गलत नहीं है। सो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और इसी इसमें कितना कुछ परसेंटेज कोट होता है स्टूडेंट्स का, फॉरेनर्स का मेडिकल इसमें एमबीबीएस करने के लिए? अगर आप मेरे हिसाब से कि 5% होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। मतलब कि 95% चांसेस वो सिर्फ जर्मन्स को देते हैं जो यहाँ पे हैं, और उसके बाद 95% नहीं, मतलब कि हाँ 95% देते हैं जर्मन्स को, प्लस जो यूरोपियन कंट्रीज के मेंबर्स हैं जिनके पास यहाँ की सिटीजनशिप है। उसके बाद कहीं फॉरेनर्स का नंबर आता है। अब फॉरेनर्स में कौन कौन है? चाइनीज, रशियंस, यूक्रेन के, और काफी बढ़िया कंपटीशन होता है यहाँ पे। स्पेशली कोरियंस, हाँ, वो बहुत पढ़ते हैं, वो बहुत पढ़ते हैं। और तुर्की के लोग भी हैं, तो वो भी काफी, उनको भी काफी बढ़िया इन्फॉर्मेशन होती है। पढ़ने का मेरे को पता नहीं, इन्फॉर्मेशन उनकी काफी बढ़िया होती है, क्योंकि यहाँ पे तुर्की के काफी लोग रह रहे हैं, तो किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ कर रखा होता है, तो वो बता देते हैं। हम लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होता। तो रिक्वायरमेंट B1 B2 होती है एंट्री लेने के लिए, बट एक्चुअल कंपटीशन काफी ज्यादा हाई होता है। मतलब कि 90% इसे नियरली 90% मार्क्स हैं इनके मेडिकल में, और अपने इंडिया की पढ़ाई काफ़ी बढ़िया होती है अगर हम मेडिकल के उससे हिसाब से बात करें, और उनकी इतनी बड़ी नहीं होती, पर उनके नंबर ठीक होते हैं, तो तब भी इतनी मुश्किल आ रही है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बट रियलिटी ये है कि हमारा फॉरेनर्स का कोटा है जो सा, वो काफ़ी कम है, और इसके चक्कर में काफ़ी कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, तो वो सिलेक्टेड से ही बच्चे लेते हैं। जैसे कि हमको एक फेस इंडियन लेना है, एक फेस हमको कोरियन लेना है, एक फेस हमको रशियन लेना है, जिससे कि हमारी यूनिवर्सिटी का ये देखे कि हम हाँ इंटरनेशनली सबको पढ़ा रहे हैं। तो वो ये नहीं है कि 10 बच्चों की सीट है फॉरेनर्स की तो वो 10 की 10 इंडियंस को देंगे, ऐसा भी नहीं है। आपको काफी स्टैंड आउट करना मैं इसी बात पे ऐड करूंगी। मेरे को लाइप्जिग से, जब मैंने स्टूडेंट कलीग के लिए अप्लाई ही किया था वहां पे, उन्होंने एग्जाम्स भी नहीं देने दिए सब बच्चों को। उनका मेरे को रिस्पॉन्स आया था कि ऐसे ऐसे हम सर्टेन लेवल ऑफ इंडियंस को या सर्टेन नंबर ऑफ कोरियंस को ही एडमिशन लेटर्स ऑफर कर सकते हैं। और मुझे ये था कि एग्जाम उन्होंने नंबर्स के बेसिस पे या मेरिट बेस पे किया होगा। तो जस्ट टू बी लाइक श्योर कि क्या रीजन था कि मेरे को नहीं इनवाइट किया, मैंने उनको एक ईमेल लिखा था और उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने उनको कॉल भी किया और उसका आंसर बस ये था कि कंप्यूटर ने रैंडमली पिक किया था, ऐसा तो उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं था। तो ये भी होता है यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि यार वो अनफेयर कर रहे हैं। अगर हम ऐसा देखें कि अब 10 सीट है, उसमें से 8 तो जर्मन को चली गई, अब 2 की 2 उन्होंने इंडियन को दे दी, तो ये भी दूसरी कंट्रीज के लिए अनफेयर रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये फेयर अनफेयर गेम चलता ही रहता है। हम उसको नहीं कह सकते कि जस्टिफाई नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं कह सकते ये डिस्क्रिमिनेशन करा हमारे साथ, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो मतलब कि रियलिटी थोड़ा ये है कि थोड़ा मुश्किल है, काफी ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आपको अपना स्कोर बनाना है, या तो आप टेस्ट टेस्ट कर लो, उससे भी आपका बूस्ट हो जाएगा, आपके थोड़े नंबर कम है, प्लस आपकी जर्मन स्किल्स C1 तक ले आओ, और थोड़ा अपना देखो। वो थोड़ा सा ये होता है कि अगर जर्मन स्किल्स C1 है तो ऑल इन ऑल प्रोसेस थोड़ी सी आसान लगती है। ओके, हाँ ये भी है। कुछ और भी अल्टरनेटिव्स होते हैं जो आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको MBBS ही करना है। ठीक है, बढ़िया बात, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है, बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर है। कुछ और भी हैं जो आप शेयर करना चाहोगे? आपने भी कोई एज ऑप्शन रख रखा? मैं पर्सनली भी जो कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी इसी एग्जाम सीजन में सारे आफ्टरनून में परफॉर्म दिए थे और सैडली मेरा हुआ नहीं उसमें। कितने एग्जाम दिए थे? मैंने आई गेस 6 यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स दिए थे। 2 यूनिवर्सिटीज का सेम दिन था तो मैं दे नहीं पाई, उनमें से एक ही पिक किया था मैंने। 7 में अप्लाई किया था, 6 में मैंने एग्जाम दिए हैं। अच्छा, तो उसके बाद और बैकअप ऑप्शंस सभी रखते हैं अपने दिमाग में, कोई यहाँ पे टाइम वेस्ट करना तो आया नहीं है। तो उसके बाद बैकअप ऑप्शंस यही थे कि या तो अगर स्टूडेंट कलीग में हो जाता है और मार्क्स अच्छे नहीं आते तो आई कैन ट्राई फॉर लाइक फार्मेसी और डेंटिस्ट्री, जिनके नोटे इतने हाई नहीं होते। और अगर स्टूडेंट कलीग में ही नहीं हुआ, जैसा अभी मेरी सिचुएशन है, Ausbildung। या सो राइट नाउ जस्ट टू बी श्योर, क्योंकि मैं अगले सेमेस्टर भी एग्जाम दे रही हूँ, बट जस्ट टू बी श्योर कि अगर कुछ नहीं होता तो रादर देन वेस्टिंग माई टाइम, मैंने Ausbildung में अप्लाई किया था बहुत सारी जगह पे, एंड नाउ आई हैव लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट रेडी फॉर मी। अगर मेरा जनवरी में भी नहीं होता तो इन अप्रैल आई कैन स्टार्ट विद माई Ausbildung। अच्छा, मतलब ठीक है। विंटर सेमेस्टर में अप्लाई करा था 7 यूनिवर्सिटीज में, और कितने बढ़िया गए थे? गट फीलिंग क्या आ रही थी? काफी बढ़िया या
ठीक निकला है या एवरेज निकला है, क्या थी गट? मेरा पहला एग्जाम मेरे को याद है फ्रैंकफर्ट में था। ओके। और उसके बाद मैं इतनी खुश थी क्योंकि वो एग्जाम इतना आसान था, मेरे को लगा मैंने बहुत अच्छा किया है, गलतियां होंगी ही नहीं। अच्छा। बट व्हेन रिजल्ट्स केम आउट मैं वेटिंग लिस्ट में भी नहीं थी। इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग। ये रियलिटी है, अगर आप ये एक्चुअली रियलिटी है, क्योंकि हमें क्या लगता है, मैं यहाँ पे आई थी, मैंने अपना B2 का एग्जाम दिया, पहली बार में निकल गया, मेरा C1 का दिया, कई बच्चे फेल हो रहे थे, मेरा पहली बार में ठीक हो गया। तो मेरे हिसाब से मैं अपने दिमाग में ऐसे चल रही थी कि ओ सब कुछ हो जाएगा, मेरा C1 एग्जाम हो गया, पेपर तो C1 का है भी नहीं, मेरा आराम से हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। यू कैन गेट ओवर कॉन्फिडेंट एट टाइम्स। कंपटीशन, अगर तुम्हें लगता है तुम बहुत समझदार हो, तुमसे ज्यादा समझदार लोग हैं यहाँ पे। हाँ ऐसा है, बट डिमोटिवेट होने की बात नहीं है यार, काफी ऑप्शंस हैं जिंदगी में, ऐसा नहीं है कि हमको एक ही चीज करनी है। बट हाँ ठीक है, अपना पूरा 100% एफर्ट दो, जितना भी आपकी मेहनत करो। रिग्रेट नहीं रखना चाहिए कि हाँ अगर मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता या कर लेती तो मेरा हो जाता। वो अपना 100% दो, नहीं हुआ तो काफी चीजें और भी हैं यार जो कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि वहाँ उसके बाद दुनिया एंड है। क्यों? एग्जैक्टली, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने अपनी कोशिश पूरी करी। मुझे इस चीज का रिग्रेट नहीं है कि ओ शायद मैं थोड़ा और पढ़ सकती थी। मैं जनवरी में दोबारा एग्जाम दे रही हूँ, और अब तो मेरे को ये भी है कि मेरे को एग्जाम का फॉर्मेट पता है। इफ इट्स गुड, अगर मेरा हो जाता है, बट नहीं होता तो एटलीस्ट मैंने 2 बार ट्राई किया था। आई हैव नो रिग्रेट्स। हाँ बढ़िया है। तो हाउस बिल्डिंग कौन सी कर रहे हो और क्यों चूज करा कि हाउस बिल्डिंग ही करनी है? सो हाउस बिल्डिंग मैं अभी फ्लेगे में कर रही हूँ। जिन लोगों को नहीं पता, नर्सिंग बेसिकली। ओके। तो वो मैंने इसीलिए चूज किया था क्योंकि मेरे स्कूल में सब्जेक्ट बायोलॉजी वगैरह थे, और मुझे हमेशा से हेल्थ केयर में ही काम करना था। एंड व्हेन वी लुक एट हेल्थ केयर ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल फ्लेगे, लैब टेक्नीशियंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उनमें से पर्सनली मुझे लगता है कि मैं फ्लेगे में ज्यादा सेटिस्फाइड फील करूंगी अपनी लाइफ से। क्योंकि फ्लेगे में ये रहता है ना कि नर्सिंग में ये रहता है कि आपके पास काफी ऑप्शंस आ जाते हैं, आपके पास काफी डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। नर्सिंग एक ऐसा है, उसके बाद आप एडवांस डिप्लोमा कर सकते हो उसके बाद, तो काफ़ी चीज़ें हैं। और अगर आपको ये है कि मेरे को MBBS करनी है, उसके बाद भी आप MBBS कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा आपका इजी रहेगा क्योंकि आपके पास एक डोइचे सर्टिफिकेट आ जाएगा, जिससे कि आपका काफ़ी इजी रहता है। आपकी लैंग्वेज स्किल्स भी काफ़ी बढ़ जाएंगी एक 3 साल की स्टडी करने के बाद जर्मन में, और एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, तो आपको काफ़ी इजीली सीट मिल जाती है। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिनका हुआ है। तो मतलब हाउस बिल्डिंग के लिए हमको कोई स्टूडेंट के लिए की जरूरत नहीं पड़ती है? पड़ती है। स्टूडेंट के लिए की सच में कोई नीड नहीं पड़ती हाउस बिल्डिंग के लिए, पर उसके लिए 2-3 डॉक्यूमेंट्स और होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी अनरकैनून, आपकी CV, आपके स्कूल डॉक्यूमेंट्स, और ऑब्वियसली लैंग्वेज। ओके। अनरकैनून रिकॉग्नाइजेशन होती है आपकी इंडिया की सर्टिफिकेट्स की। APS से काम चल जाता है या नहीं चलता? मैंने कोशिश करी थी। मुझे लगा क्योंकि मेरे पास APS भी है, और तो मेरे को ऐसा कोई नीड पड़नी नहीं चाहिए। बट जब मैं इंटरव्यूज पे गई तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें अनरकैनून ही चाहिए। ओके। अनरकैनून मतलब कि रिकॉग्निशन का ये होता है। APS जो है वो हमारा अभी नया नया है, काफी लोगों को पता नहीं है कि APS क्या है, इसीलिए वो कहते हैं कि नहीं हम सेफ साइड में जाना चाहते हैं, हमको रिकॉग्निशन ला के दो। तो वो हमको अप्लाई करनी पड़ती है, उसमें भी 1-2 महीना लग ही जाता है बंदे को। थोड़े से बर्लिन में आपका कॉस्ट लगता है 55 यूरोस लगते हैं एज सच। लेकिन जो बच्चे मेरी तरह स्टूडेंट वीजा पे हैं, उनको बनवाने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि हमारा वीजा एक्चुअली स्टूडियम फॉरबराइटुम का, यूनिवर्सिटी का है। तो जब हम हाउस बिल्डिंग के लिए वो अप्लाई करने जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं, आपके पास अभी टाइम है और आप अभी आए हो, जस्ट गो एंड ट्राई कि आपका यूनिवर्सिटी में ही हो जाए, हम ऐसे बना नहीं सकते। मतलब उनको एक और कोई लेटर चाहिए होता है किसी से कि आप वहां से लिखवा के लेकर आपको जरूरत ही है। तो उसके लिए यही ऑप्शन होता है आपके पास कि आप बहुत सारे इंटरव्यूज दें, और उसमें से अगर कोई स्कूल कन्वेंस हो जाता है आपको बिना अनरकैनून के एक सीट ऑफर करने के लिए, तो एक सूस आगे का ईमेल आता है आपके पास एक्सेप्टेंस का, उसके साथ आप उनके ऑफिस दोबारा जा सकते हैं और वो बिना किसी प्रॉब्लम के बना देंगे। अगर आपको MBBS की वीडियो चाहिए या फिर आपको उसका प्रोसेस देखना है तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप जाकर के इसको चेक कर सकते हो। अगर आपको हाउस बिल्डिंग या नर्सिंग के बारे में पता करना है, काफ़ी वीडियोस हैं, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ये कुछ वीडियोस हैं, इनको आप जाकर के चेक कर सकते हो। तो जनवरी का वेट करना है कि उसमें और एग्जाम देने हैं समर सेमेस्टर के लिए, और अगर हुआ तो ठीक है, बढ़िया बात है, नहीं हुआ तो हाउस बिल्डिंग सेफ साइड है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि उसके बाद कुछ। तो ऑल इन ऑल मैं तो बस यही कहूंगी कि कई बच्चों को लगता है एग्जाम खत्म अगर नहीं हुआ उनकी तो उनकी दुनिया ही खत्म हो गई और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा कोई बुरी बात नहीं है इफ यू आर हियर ऑन स्टूडेंट वीजा और तुम कंडीशंस पूरी नहीं कर पाते हो
तुम्हारी दुनिया खत्म नहीं हुई है, देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस, सो डिप्रेस्ड होने की कोई बात नहीं है उसमें। इंडिया में भी ऐसे ही है भाई, इंडिया में भी कोई एकदम से सीट नहीं मिल जाती, उसके लिए भी काफी सालों तक मेहनत करनी पड़ती है अगर मैं सही कहूँ तो। और ये वीडियो का पर्पस यही है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना, एक रियलिटी चेक आपको होना जरूरी है कि कितना मुश्किल है कितना आसान है, और आपके एक थोड़ा दिमाग के पीछे या आपको कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ये भी कुछ हो सकता है अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि मैं क्या क्या और कुछ कर सकता हूँ, कुछ ऐसी है ना। एग्जैक्टली। तो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है या फिर कुछ बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई वो सीन नहीं है। पर ये ट्राई रखना कि अपना 100% दो, रिग्रेट रखने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ और ऐड अप करना चाहते हो वीडियो में? आज सच मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे यू आर अलोन फ्रॉम योर फैमिली, तुम एक बिल्कुल नई लैंग्वेज सीख रहे हो, यू आर ऑलरेडी डूइंग इनफ एंड मोर देन अ लॉट ऑफ पीपल। अपनी पूरी कोशिश करो, बट नहीं होता उसके बाद बुरा सभी को लगता है, बट उसी चीज पे रुके रहना और सोचना कि बस अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में आगे, वो चीज गलत है। देयर आर अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर यू हियर, अगर कोशिश करोगे तो सब हो जाता है। मैं अपने आप को हमेशा मैं अपने आप को हमेशा यही कहता हूँ कि जो भी चीज करनी है उसको 100% तरीके से करो, अपना अपना दिल लगा के करो। ये नहीं है कि मेरे को एक ही चीज करनी है उसी में दिल लगाना है, जो भी आपको एक चीज मिले उसको 100% करो। और गीता में भी लिखा है यार, कर्म करो फल की चिंता मत करो ना। पता कहाँ से चला कि MBBS करनी है, जर्मनी में भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, या फिर ये प्रोसेस ऐसे है, तो वो क्या कुछ सीखा? I am a loyal subscriber। और कुछ नहीं, मैं प्लग इन नहीं करना मैं जनरली पूछ रहा हूँ। बट नहीं, सीरियसली मजाक से हटके आई एम अ लॉयल सब्सक्राइबर सिंस लाइक लास्ट 2 years, 2 or more than 2 years। Yeah, so basically genuine information and I trust you on your videos। Thank you। तो ये था इस वीडियो के बारे में। अगर आपको कुछ भी जानना है तो कमेंट करो, अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, पॉडकास्ट चाहिए कि ये टॉपिक हमको जानना है तो बताओ हमको, ज्योति आउटरो कर दे। So that was all for today, bye। और इनके स्टोर में काफी कुछ पड़ा है, wait for the uploads। थैंक यू, अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं, बाय।